हम जानते हैं कि यदि एक गतिमान चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में आगे बढ़ रही हो, तो उसमें एक ईएमएफ प्रेरित होता है, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और इस ईएमएफ को हम गतिक ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इसका परिमाण हम B गुणा L गुणा V इसके द्वारा देते हैं, जहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है और जो L है वो चालक छड़ की लंबाई है और V जो है वो इस चालक छड़ की जो वेलोसिटी, उसका जो वेग है, उसे दर्शाता है। अब इस वीडियो का लक्ष्य ये है कि हम बिना फैराडे के नियम का उपयोग किए गतिक ईएमएफ का ये जो परिमाण है इसको व्युत्पन्न करना चाहते हैं और ये भी समझना चाहेंगे कि इसमें ये जो ईएमएफ प्रेरित हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा सेटअप है इससे शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये छड़ है जो चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर आगे बढ़ रही है और ये जो चालक छड़ है इसमें ये कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी दाईं ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पता है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वो एक लॉरेंट्ज बल का अनुभव करता है और इस बल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसका परिमाण होता है Q V क्रॉस B, Q गुणा V क्रॉस B, जहाँ पर Q आवेश है, V वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है। अब ये जो लॉरेंट्ज बल है इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा हम दक्षिण हस्त नियम के द्वारा निकालते हैं और इसकी दिशा जो F की दिशा है वो V क्रॉस B की दिशा में होगी। तो यहाँ पर बल की दिशा निकालने के लिए काम करते हैं, हम ये जो हमारे सेटअप है इसे एक कोण से देखते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो। तो ये रही हमारी छड़, ये इस प्रकार से रखी है और ये इस दिशा में V वेग के साथ आगे बढ़ रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना दाहिना हाथ लेना है, फिर अपनी उंगलियों को V की दिशा में रखना है और उन्हें इस प्रकार से मोड़ना है कि वो B की दिशा में मुड़े। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा हाथ कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ध्यान दीजिए ये एक धनात्मक आवेश के लिए ही है। ठीक है, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि जो बल की दिशा है वो कुछ इस प्रकार है, लेकिन जैसे हमने कहा ये धनात्मक आवेश के लिए है। और जो ये चालक छड़ है इसमें जो आवेश मुक्त है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ऋणात्मक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो दिशा होगी बल की वो ठीक विपरीत होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो बल की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो हमारे इस सेटअप में यदि हम वापस से ये सब करें तो हमें मिलेगा कि जो बल की दिशा है वो नीचे की ओर है। तो अब होगा ये कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर क्योंकि नीचे की तरफ बल लग रहा है तो वे नीचे रॉड में नीचे इकट्ठा होने लगेंगे, इस छड़ में नीचे इकट्ठा होने लगेंगे। तो इस कारण से छड़ के ऊपरी सतह पर या ऊपरी जो हिस्सा है उस पर एक धनात्मक आवेश प्रेरित हो। तो यही वो आवेश पृथक्करण है जिसके कारण यहाँ पर एक ईएमएफ प्रेरित हो रहा है। और क्योंकि ये जो ईएमएफ है इस छड़ की गति के कारण प्रेरित हो रहा है तो इसे हम गतिक ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये चार्ज पृथक्करण है, एक चार्ज सेपरेशन है, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा और जो क्षेत्र होगा उसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी। तो E की दिशा कुछ इस प्रकार होगी। तो अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन पर लॉरेंट्ज बल के साथ साथ ये जो वैद्युत बल है वो भी काम करेगा। वैद्युत बल जो होगा वो किस दिशा में होगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर जो लॉरेंट्ज बल है वो नीचे की ओर है और वैद्युत बल ऊपर की ओर है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है तो वैद्युत बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ये हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए। आप इसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि वैद्युत बल ऊपर की ओर है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन्स की तरफ आकर्षित हो रहे होंगे। अब होगा ये कि जैसे जैसे अधिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस छड़ में नीचे की ओर आते जाएंगे तो ये जो निचला सिरा है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। तो अब होगा ये कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छड़ के निचले हिस्से में जमा होते जाएंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र है उसका जो परिमाण है वो भी बढ़ता जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बढ़ने की वजह से वैद्युत बल भी बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लग रहा है वो भी बढ़ेगा। तो वैद्युत बल शुरू में कम था और फिर धीरे धीरे उसका मान जो है, उसका जो परिमाण है वो बढ़ने लग जाएगा और एक समय के बाद जो वैद्युत बल है उसका परिमाण लॉरेंट्ज बल के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करने लग जाएंगे। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें छड़ में ऊपर नीचे करना बंद कर देंगे और तब हमें जो एक गतिक ईएमएफ है
उसका अधिकतम मान मिल जाएगा और तभी हम वास्तव में B गुणा V गुणा L पर पहुंचते हैं, तभी हमें ये जो मान मिला था BVL ये मिलेगा। तो अब हम वास्तव में वो जो BVL का वो परिमाण था उसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए चले पहले हम ये जो बल है उन्हें संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल होता है E गुणा E, ठीक है। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बराबर QVB या EVB। Q की जगह हमने यहाँ पर E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दिया है, तो E छोटा ई और छोटा ई कट जाएगा, तो E बराबर आएगा VB के। और अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमें विभवांतर निकालना है, तो जो विभवांतर है वो क्या होगा, E गुणा जो लंबाई है, जो इस छड़ की लंबाई है, तो वो L है, तो डेल V बराबर E गुणा L। अब हम यहाँ पर E का जो मान है वो रखते हैं, वो है V गुणा B, तो डेल V बराबर BV गुणा L। तो विभवांतर हमें क्या मिल गया, BVL। अब मान लीजिए कि हम इस छड़ के दोनों सिरों को एक तार से लैंप से जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस बल्ब में इस परिपथ में आवेश प्रवाहित होंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस छड़ के निचले हिस्से से बाहर निकलेंगे, इस तार में ऊपर जाएंगे, इस बल्ब के एक सिरे से दूसरे सिरे से बाहर निकलकर इस छड़ के ऊपरी सिरे में अंदर आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के आर पार जा रहे तो ये उसे कुछ ऊर्जा प्रदान करेंगे और ये जो बल्ब है वो इस तरह से ग्लो करेगा, इस तरह से जल उठेगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस छड़ के निचले हिस्से से बाहर निकल रहे हैं, तो जो वैद्युत क्षेत्र प्रबलता है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बल है उसका परिमाण भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता जो है वो E पर निर्भर करती है, क्योंकि E बाहर निकल गया, E कम हो गया है, तो उसका जो परिमाण है वो भी कम हो गया है। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो नेट बल है वो लगभग शून्य है, पूरी तरह नहीं पर लगभग शून्य के पास ही है। यानी कि जो लॉरेंट्ज बल है वो थोड़ा सा अधिक है, जिस कारण से ये जो लॉरेंट्ज बल है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की ओर धकेल पाएगा, जिस कारण से फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो ये पूरा परिपथ में जो मोशन है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब ये जो गतिक EMF होता है इसका परिमाण हम प्रति इकाई आवेश द्वारा किए गए कार्य का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं। ऐसा आप NCERT की पुस्तकों में भी देखेंगे। NCERT में हम इसकी गणना लॉरेंट्ज बल द्वारा करते हैं, जो कि प्रति इकाई आवेश पर कोई कार्य कर रहा हो। लेकिन ये शायद थोड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि जो लॉरेंट्ज बल होता है या चुंबकीय बल होता है वो कोई कार्य नहीं करता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास ये एक क्षेत्र रेखाएं हैं और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो V वेग से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब यदि आप दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम का उपयोग करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बल कुछ इस दिशा में लग रहा होगा। तो परिणाम स्वरूप ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ठीक इस तरह का एक वृत्ताकार पथ जो है उसमें ये आगे बढ़ेगा। और जब हम इस बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि कार्य क्या होता है, F.ds। अब यहाँ पर ये जो ds है वो है विस्थापन सदिश, ठीक है। जो भी छोटा विस्थापन हो रहा है ये उसे दर्शा रहा है। तो जो ds है वो वेग की दिशा में ही है, ठीक है। तो इस दिशा में तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विस्थापन सदिश है और जो बल सदिश है उनके जो बीच में कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और हमें पता है कि F.ds क्या होगा, F.ds cos थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो हमें पता है cos 90 डिग्री क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पर जो वर्क डन है, जो कार्य है वो क्या मिलेगा, शून्य। लेकिन NCERT क्या कहता है, NCERT कहता है लॉरेंट्ज बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है और हम वास्तव में उस किए गए कार्य का उपयोग गतिक EMF का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस भ्रम से बचने का एक तरीका बताते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअली उसके पास दो वेग है। तो एक तो उनके पास ये जो क्षैतिज दिशा है इसमें एक वेग है और उनके पास एक ये जो परिपथ है उसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है तो उस धारा के कारण भी एक वेग है जो ये नीचे की दिशा में है, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अपवाह वेग नीचे की ओर है। और अगले भाग में हम ये देखेंगे कि ये जो लॉरेंट्ज बल है उसके भी वास्तव में दो अवयव है, दो कंपोनेंट्स है। एक अवयव जो है वो धनात्मक कार्य करता है और दूसरा अवयव ऋणात्मक कार्य करता है, ताकि जो ये लॉरेंट्ज बल द्वारा किया गया कुल कार्य है वो अभी भी शून्य हो। तो माना कि जो ये लॉरेंट्ज बल होगा वो कोई कार्य नहीं कर सकता आवेश पर, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर कहा हम ऐसा मानेंगे कि उसके दो अलग अलग अवयव है।
और जब हम उन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो वो शून्य आएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले भाग में।